अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आप सबको उर्दू नावल्स चैनल पे। आज से हमारी जाने अजीज़ की सेकंड एपिसोड। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट देखें, लाइक करें। स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। भाई ये मेरे मोबाइल पे लगा हुआ था, मैंने तो बस ऐसे आधी रात तक मोबाइल चलाने से मना किया था, आपको बुरा लगे कि इसने मेरे बालों को पहले खींचा था। सहल मासूमियत से लफ्ज़ पर हो गई थी। नहीं नहीं भाई, ये झूठ बोले, पहले इसने मेरे बालों को पकड़ा था और मैं मोबाइल में नहीं लगा था। अपनी बहन के लफ्ज़ों को सुनकर इसने चौंकते हुए झटका, मोबाइल कहाँ तुम्हारा? भाई वो यहीं टेबल पर ही है, मगर मेरा यकीन करे मैं मोबाइल नहीं चला रहा था, मोबाइल तो अपना मैं भी तो देखो इसमें ऐसा क्या है जो रात के 1 बजे तक तुम इसमें लगे हुए थे। इसने हाथ बढ़ाकर कहा तो जीमल ने शिश तो देखा। भाई वो मैंने कहा मोबाइल दो, अंदाज में सख्ती है। इसने झट अपना फ़ोन उठाकर इसके हाथ पर रख दिया। अब ये कल रात तक मेरे पास ही रहेगा। पर भाई इसने डरते डरते कुछ बोलना चाहा, लेकिन रूबरू की बड़ी बड़ी आंखों को गुस्से से पूरा खुला देकर खामोशी से चेहरा नीचे कर साल मन ही मन में घटी घटी सी हंस रही थी। और तुम इसने जब सैल के जन्म देख कर कहा तो वो फ़ौरन एक्टिव होगी। अगर तुमने आइंदा इसके बाल खींचे तो तुम्हारे बालों को मैं खुद कैंची से पकड़ कर काटूंगा। तुम जानती हो सहल के जो कि मैं कहता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अगर अपने बालों की सलामती चाहती हो तो आइंदा ये ना इसने फंकार कर बड़े बड़े डग भर कर जाता दिखाई। जिमिल एक पल में इसकी तरफ घूमा और इसने मुद्दी आंखों से देखा, शायद वो इसके अगले तासुर के लिए तैयार थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से वरना सर फाड़ दूंगा तेरा, वो शिद्दत से बढ़कर बोला। और साहिल आराम से नजरें बचाती हुए अपने बालों को एक तरफ से कान के पीछे करके बाहर निकल गई। उफ, अगर सहर ने एक बार भी कॉल या मैसेज कर दिया तो भाई को पता चल जाएगा और फिर मेरी खैर नहीं। अल्लाह प्लीज़ बचा ले वरना भाई मुझे जान से मार देंगे। इसके जाते ही वो मुनमनाया और खौफ के घूंट अपने हलक में उतारने लगा। डार्लिंग तुम ज़रा नफीस के मुकदमे पर नज़र डालो, तब तक मैं बशीर के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले। तो अपने ऑफिस में पहुंचकर तमीज़ ने पुश्त पर खड़ी लड़की से कहा, खुद सामने मेज़ पर पड़े लैपटॉप को ऑन किया। ओके, वो अपनी पोनी दाएं बाएं लहरा कर चलती हुई दफ्तर से बाहर निकले। सामने से टाइगर आता दिखाई दिया। गुड मॉर्निंग, वो पास जाकर बोली। उसने खामोशी से एक सरसी नज़र इस पर डालकर ऑफिस में कदम रखा। हमेशा की तरह इसके यूँ नज़रअंदाज करने पर डार्लिंग को आज भी गुस्सा आया था, मगर गुस्सा निकालता तो दूर बल्कि गुस्से को ज़्यादा देर ठहराना भी इसके लिए कदरे मौजू नहीं थे। इसलिए इसने सर झटक कर अपने कदम अपने काम की तरफ बढ़ा दी। हाँ तमीज़, क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की? टाइगर करीब पड़ी रोलिंग कुर्सी को ज़रा पीछे करके खुद इस पर टांग चढ़ाए बैठा अरोब से पूछा था, ये बशीर का मामला है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। टाइगर क्यों, क्या गड़बड़ है? इसने निगाहों को स्केर कर देखा तो तमीज़ खामोशी से लैपटॉप इसकी तरफ घुमा गया। न जाने स्क्रीन पर ऐसा क्या था कि इसे देखते चंद मोबाइल टाइगर अपनी अब आईब्रो चढ़ा गया। ओ तो ये गेम चली। इसने धीरे से सरगोशी की। मुझे तो सोचकर भी खौफ आ रहा है, अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो गया तो न जाने कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मेरी टीम में होकर तुम कब से फिक्रमंद होने लग गए तमीज़? क्या लगता है तुम अपनी हैसियत को भूल रहे हो? नहीं यार, मुझे मुझे अच्छे से पता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले एक मासूम लड़की के साथ भी कुछ गलत ना हो जिसने अपना खदशा जाहिर किया। डेमन ने कभी किसी को काम को पूरा करने में एक लम्हे की देर नहीं लगाई, तो ये तो फिर 2 दिन का वक्त है। तुम बस टीम को तैयार करके इसे पकड़ो, अगली कार्रवाई मैं खुद करूँगा। गोली से मारोगे या अगर तू इसने किसी एक बेगुनाह और मासूम लड़के को हाथ लगाने की भी जहमत की तो गोली मारकर आसान मौत नहीं दूंगा, और इस बार अपने पसंदीदा चाकू से भी नहीं मारूंगा। तो फिर किस हथियार का इस्तेमाल करने का इरादा? अचानक खान ने नमूदार होकर पूछा। इस बार बहुत ही खूबसूरत हथियार ढूंढा है, मुझे उम्मीद है कि तुम सबको पसंद आएगा। उफ प्लीज़ टाइगर, अगर तुमने पहले से भी ज़्यादा कोई खतरनाक हथियार ढूंढा है तो प्लीज़ पहले बता दो, क्योंकि मैं साथ नहीं जाऊँगी। अगले पल नैना ने एंट्री मारी। मुझे इनकार पसंद नहीं है नैना, पहली और आखिरी बार बताओ, अगर मेरी सज़ा और मेरे हथियार को देखने की हिम्मत नहीं है तो तब भी तुम्हारे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर फिर भी तुम बाज़ायद होकर नहीं जाना चाहती तो याद रखो, टाइगर को अपनी टीम में बुज़दिल लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसने लहजे में आग समोए कहा तो वो मुस्कुराई। मैं तो बस मजाक कर रही थी टाइगर, तुम तो सीरियस ही हो गए। उसने झट अपना मौजू बदलकर सफाई पेश करना चाहिए, मुझे मजाक भी पसंद नहीं, धड़ल्ले से कहकर वो उठा और अगले लम्हे दफ्तर से बाहर निकल गया। उफ यार, टाइगर को कुछ पसंद है भी सही या नहीं? इसके रूप पुरुष होते ही इसने अपनी दोनों हथेलियां फैलाए कंधे उचकार कर कहा, हाँ एक चीज़ पसंद है। तमीज़ बोला। वाट? शान ने मजीद शिद्दत से समेटे बेखौफी। इसके बताने की देर थी। नैना नागवारी से नजरें फेर की। सहल, तुम्हारे भाई को मैंने दोबारा कभी नहीं देखा, कब आएंगे वो तुम्हें फिर कभी लेने? यूनिवर्सिटी में किताबें सीने से लगाए अपने शाना बशाना चलती और मैं से इससे पूछ रहे थे, तुम्हें अच्छे से पता है कि जिमिल को मुझे पिक करने में मौत पड़ती है। मैं जमील की बात नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारे इस हैंडसम भाई आर्याल की बात कर रही हूँ। आर्याल भाई के बारे में अगर कोई फीलिंग लाने का सोच रही हो तो अभी से कैंसिल कर दो, बड़े अंदाज से कहती। वो ग्राउंड में लगे घास पर बैठी तो रमैसा भी इसके साथ ही जगह संभाल। क्यों? इसने तो जस्टिस दिखाया यार, तुम्हें मैं कितनी बार बता चुके, मेरे बड़े भाई बहुत स्ट्रिक्ट हैं। किसी लड़की से प्यार करना तो दूर, वो तो लड़की की लव से भी चिढ़ते हैं। अब ऐसा भी मत कहो, तुम भी तो आखिर रोहान को पसंद करती हो। वही सोच सोच कर तो डर जाती हो, अगर भाई को पता चल गया कि मैं किसी लड़के में इंटरेस्टेड हूँ तो अगले ही दिन तुम्हें मेरे घर से मेरी लाश मिलेगी।
अपनी बात मुकम्मल करके इसने निचला हॉर्न लटकाया। देखो, अगर तुम कोशिश करो मैं तुम्हारी भाभी बन जाऊँ तो तुम्हारी पसंद की शादी करवाने में मैं तुम्हारे भाई को मना सकूंगी। बस कर दो यार, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे भाई मेरी बात मानेंगे, और तुमसे क्या तो क्या, मुझे तो लगता है वो किसी से भी शादी नहीं करेंगे। मैंने तो उनके मुंह से कभी शादी का लफ्ज़ का जिक्र तक नहीं सुना। खैर से शादी की उम्र है इनकी, अब शादी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? मैंने बताया तो था कि मुझे लगता है भाई कभी शादी नहीं करेंगे। अब ये बकवास तो छोड़ ही दो तुम। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो बस इतना कर दो कि किसी तरीके से आर्याल को मुझसे मिलवा दो और हमारी थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग करवा दो। तुमने मेरे बड़े भाई के लिए अपने दिल में फीलिंग लाकर बहुत गलत की, क्योंकि वो हर तरह के जज्बात से आरी इंसान है। यार, अब दोस्त होने के नाते थोड़ी कोशिश तो कर ही सकते। चलो मैं करती हूँ, कोई प्लान मिलवाती हूँ। तो मैं ये हुई ना बात। इसका चेहरा खुशी से चहक उठा। अच्छा तुम प्लीज़ मेरा एक काम करोगे? हाँ क्यों नहीं, ज़रा रोहान को कॉल करके पूछ लो कि वो यूनिवर्सिटी कितने दिनों तक आएंगे। एक्चुअली वो जब से अपने पेरेंट्स के साथ अपना नाना के घर गया है तब से वो छुट्टियों पर है और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। मैं इसे फ़ोन करके पूछूंगी तो इसे लगेगा मैं इसके पीछे पड़ गई। इतनी फिक्र क्यों कर रही मुझे? मैं तुम्हें आज शाम तक पूछ कर ही बताऊंगी। थैंक यू यार, वो मुस्करे। अब थैंक्स बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। चलो कैप्टन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी। अचानक खड़े खड़े होकर इसने हाथ बढ़ाया तो इसके हाथ का सहारा लेकर जोर लगाती हुई इसके साथ साथ चलने लगी। बशीर कुर्सी से बांधकर बशीर को रस्सी से बांधकर इसके सामने बिठा दिया गया था। अपनी निगाहें उठाकर इसने सामने खड़े 29 साल नौजवान को देखा जो हकारत से इसे घूरता दिखाई दे। तुमने मुझे पकड़कर अच्छा नहीं किया टाइगर, इसकी आवाज़ में जोश था। और तुमने मेरे इलाके में लड़कियों की इज्जत पमाल करके अच्छा नहीं किया। इसने ठहर ठहर कर क्या करना चाहते हो तुम मेरे साथ? ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें ज़िंदगी से आज़ाद करना चाहता हूँ और करूँगा। ये जर्मनी है, यहाँ पर लड़कियाँ खुद अपना जिस्म बेचती हैं। जर्मनी का डॉन हूँ मैं, तुमसे बेहतर जानता हूँ सब कुछ। अच्छा तो फिर ये बताओ कि आज मुझे अपना कौन सा रूप दिखाओगे, डायमंड वाला या फिर टाइगर वाला? आज टाइगर बनकर तुम्हारे जिस्म की चीर फाड़ नहीं करूंगा और ना ही डायमंड की तरह तुम्हारी माफिया मांगने के बावजूद भी एक बेरहम इंसान बनकर तुम्हें गोली से शूट करूंगा। बल्कि आज तुम्हें एक नया रूप दिखाऊंगा, वो रूप जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा। इसके चारों तरफ चक्कर लगाता वो पूरी तरह संजीदगी से बोल रहा है, किस रूप की बात करें? लोस्फेयर के नाम तो शायद सुना होगा, कभी इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा तो शायद तुम्हें अंदाजा होगा कि लोस्फेयर कौन था। शैतान, जो सबसे बड़ा शैतान, और आज तुम्हें इसका रूप दिखाऊंगा। एंड ट्रस्ट में बशीर, तुम रूप सह नहीं पाओगे और कोई भी दूसरा शख्स वो देख नहीं पाएगा। जरा से इस पर झुकर उसने मुकाबले के चेहरे को हाथ में पकड़कर उंगलियों से दबाते हुए कहा। बशीर ने आंखें फाड़कर देखा, ना जाने ऐसे इसे कौन सी भीख मौत देने वाले। इसके नए हथियार और अगली कार्रवाई के बारे में इसकी टीम के लोग भी नहीं जानते थे। फिर वो एक तरफ बढ़ा और एक सूटकेस का पासवर्ड मिलाकर इसके खोलते एक डब्बी को बाहर निकाला। तमीज़, समेत, खान और डार्लिंग की नज़रें में इस डब्बी पर जमी थी। वो देखने के लिए बेताब थी कि इसमें आखिर ऐसा है कि जो टाइगर को पहले से भी ज़्यादा बेरहम कहलवाएगा। महज चंद लम्हे बाद मजीद गुजरे और इसने डब्बी खोलकर बशीर पर उछाल दी। अचानक बहुत से कंजोरे डब्बी के उछालते साथ ही इसके वजूद पर घिर चुके थे। इस खौफनाक कीड़े को देखते डार्लिंग जैसी मजबूत लड़की भी लर्जा कर रह गई थी। बशीर चीखने लगा, रोने लगा, पर सब की निगाहों के सामने ही वो इसे नोचते रहे। जब एक कीड़ा इसके नाक में और चंद कानों में दाखिल हुए तो तमीज़ और खान भी इसकी हालत को देखकर कपकाते हुए बाहर निकल गए। नैना ने तज्जब से अपनी नजरें आर्याल पर टिका दी, जो अपने सीने पर हाथ बांधे खड़ा बड़ा मुतमईन होकर सामने बेबस वजूद का तमाशा देख रहा था। कोई इतना बेराम कैसे हो सकता? वो आज जान गई थी कि इसे डॉन क्यों बना दिया गया, क्योंकि जर्मनी की अंडरवर्ल्ड इसके नाम से ही काम उठती थी। फिर इसने निगाहें घुमाकर बशीर पर डाले, जो शायद अब जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे। इसे यूं तड़पता रोता चिल्लाता देखकर एक अश्क इसके रखसारों की तरफ बह निकला। डार्लिंग अपनी निगाहें मोंधे खड़ी थी। अगले ही साने वो भी कमरे से बाहर जाती दिखाई दी। नैना ने एक बार फिर से अपने दाएं जन्म खड़े बेरहम शख्स को देखा और फिर खुद भी बाहर निकल गई। अब वो अकेला खड़ा रूबरू बड़े शख्स को बेजान होते देख बशीर इसकी आंखों के सामने खतरनाक कीड़ों के हाथों जिंदगी बाजी के हार गया था। लेकिन इसके माथे पर एक शकन भी नमूदार नहीं होती। शायद सही कहते थे सबकी इसके सीने में दिल नहीं आया, जिसने सही मैनों में साबित कर दिया कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई वहशी दरिंदा जो रहम जैसे लफ्ज से नावाकिफ़ है। गुड बाय बशीर, मेरा खुद से वादा है कि जब भी कोई शख्स किसी मासूम लड़की की इज्जत पामाल करने की कोशिश करेगा तो टाइगर खुद इसे अपने हाथों से ऐसी भयंकर मौत देगा कि इसकी 7 नस्लें सोच कर भी काम उठेंगे। फर्श पर पड़ी लाशें पर रखते कीड़ों को देखकर वो एक को अपने शूज़ के नीचे मसलते हुए इसने जरहाना अंदाज में अगले पल कमरे को खाली करके आज इन्हें समंदरी सफ़र करते हुए पूरे 23 दिन बीत चुके थे। मेरे सफ़र से पूरी तरह बेजाक होकर बहरी जहाज़ के किनारे पर खड़ी समंदर की लहरों का नज़ारा कर दी, जब ऐसे ने पीछे से नमूदार होकर इसके कंधे पर अपना हाथ रखा। हाँ, वापस घूमकर झट सवाल था कि मैं चाहता तुम सफ़र करके थक चुकी हो, लेकिन अब बस एक दिन का सफ़र बाकी और कल हम जर्मनी की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। हमारा क्याम बर्लिन में होगा। मुझे पूरा यकीन है इस खूबसूरत शहर का नज़ारा करने के बाद तुम्हारी सारी थकन उतर जाएगी। तुम सच कह रहे, मैं वाकई बहुत थक चुकी। काश हम हवाई जहाज़ से जा सकते। वो ठंडी आह भर गई।
इंशाल्लाह एक दिन अपनी जान को हवाई जहाज़ से भी लेकर जाऊंगा। वो मुस्कुराया तो मेरे भी मुस्कुराए। तुम बहुत अच्छी है हसन। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ निकाह के बंधन में बांध कर एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारूँ। तुम्हारी ये ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है मेरी जान। इसने दोनों कंधों से थामा। मैं तुम्हारे पेट से मिलने के लिए बेताब हूँ, लेकिन सबसे पहले हम एक होटल में जाएंगे और फिर वहाँ से मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊँगा। ठीक है। देखो कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है, कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। हम हनीपुर पर अच्छी सी जगह जाएंगे और फिर मैं तुम्हें तैराकी भी सिखाऊंगा। ऐसे तुम भी हद करते हो यार, पहले निकाह तो करो फिर हनीमून भी प्लान कर लेंगे। हाँ ज़रूर। वो पूरे मान से कहका लगाता देख रही थी। वह फ्रीज़र में मेरी चॉकलेट पड़ी थी। वो कहाँ की किचन में एक तरफ खड़ी वो सुल्ताना बीबी से मुखातिब जो सालों से इसके घर की मुलाजमा थी। बुआ ने और जीमल को अपने बच्चों की तरह पाला था। वो घर में सिर्फ एक मुलाजमा नहीं बल्कि घर का एक फर्श समझी जाती थी। हाँ वो जीमल ने खा ली थी अपने भाई का नाम सोते। इसने पूरा मुंह खोला। हाँ इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी चॉकलेट खाने की। गुस्से से नाक फुलाकर कहती हुई वो टीवी लॉन्च में बैठे जीमिल के सीधा सर पर जा खड़ी हुई। तूने मेरी चॉकलेट क्यों खाई? इसने उंगली और आंखें दोनों दिखाकर पूछा। फ्रीजर में पड़ी थी, मुझे नजर आई तो मैंने खा ली। अब मुझे ख्वाब थोड़ी ना आई थी कि वो तेरी है। देखो मेरे सामने ये बोले बनने की एक्टिंग मत कर। तुझे पता था कि मेरी चॉकलेट है तो तूने जानबूझ कर खाई। तो क्या हो गया? मर क्यों रही हो? और मंगवा लो। इसने नाक पर से मक्खी उठाई। आखिरी बार बता रही हूँ मैं तुझसे, आइंदा मेरे हिस्से की चीज़ खाई तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। ओ अबे जा जा। वो सर फिरे लहजे में बोला। मैं भी किसी बेवकूफ़ से बात कर रही हूँ, भूल ही जाती हूँ कि तू तो है ही भूखा। बचपन में मोहल्ले के बच्चों की चीज़ छीन कर भी खा जाता। धीरे से बड़बड़ाती हुई वो भी इसके सामने ही सोफे पर कुशन गोद में रखकर बैठ गई। एक चॉकलेट क्या, खाली बोले ही जा रही। इसने भी तीर चलाया। हाँ तो क्यों खाई? तू बचपन से ही भूखा, घर से खाना खाकर भी तेरा पेट नहीं भरता और फ्रेंड्स के टिफ़िन खा लेता था। वो फिर से इसकी तरफ मुड़ी। मुंह बंद कर लिया। अब अपना कब से बकवास करे जाहिल कहें कि तू करता है बकवास, तू है जाहिल। इसने लफ्ज़ों को रगड़ कर कहा। हाँ देख ही रहा हूँ कौन है। हंसा। 10 मिनट बड़ी हूँ तुझसे, तमीज़ से बोला कर। साहिल गिरजी। हाँ तो कौन सा एहसान कर दिया मुझ पर? 10 मिनट बड़ी होकर तू बड़ी सिस्टर नहीं बल्कि दौर की टाटर है। इसके मजीद बुरा बात लाश होकर बोलने की देर थी और साहिल ने अपनी गोद में रखा कुशन उठाकर इसके सर पे दे मारा। तूने फिर मुझसे पंगा ले लिया, आज तो छोड़ूंगा नहीं। बदले में इसने भी धड़ाधड़ कुशन उठाकर इसके सर पे इतने मार के साहिल को बालों का घोंसला बन गया। तो वो अभी भी पीछे हटने वालों मेरे से ना थी। इसने जमील को चोटी काटी तो अपना बचाव करने के चक्कर में इसके हाथ पर जरा सी खराश आ गई। हाँ नाखून मार दी। इसने अपना हाथ पकड़कर रोने सी सूरत बनी। जमील को इसकी शक्ल देखकर मामला सीरियस लगने लगा। क्या हो गया? इतनी सी खराश तो अपना सर को कुछ था। वो शास्त्री से बोला, बेटा तू देख आज तेरा ये नाखून लगा। आज मैं भाई को दिखाऊंगी तेरी अच्छी खासी मार ना लगवाने। मेरा नाम भी उम्मीद सहल ने। इसकी धमकी सुनकर वो आंखें फाड़े देखने लगा, पर वो अपनी सुनाकर अपने हाथ को रगड़ती हुई कमरे में जा चुकी थी। टाइगर आपस में कदम रखते ही डार्लिंग ने इसे पुकारा, जो इस वक्त अपनी रोलिंग कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पर नज़र में चुमाए हुए थे। इसके पुकारने पर वो निगाह उठाकर इसे देखना। मुझे खबर मिली है, बोलो। आज रात पाकिस्तान से जर्मनी की हदूद में एक शब दाखिल हो रहा है। सुनने में आया कि इस शब में बहुत सी मासूम लड़कियों की मोहब्बत का झांसा देकर लाया जा रहा। बाद में इन लड़कियों के नोरेस के हवाले कर दिया जाएगा। उन सबको एक एक करके किसी अमीर ज़ादे को बेच देगा। बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह होने जा रही है टाइगर। अगर हमने इन्हें वक्त पर ना रोका तो ना जाने कितनी बेगुनाह लड़की अपनी इज्जत गवा बैठेगी। और हम वहाँ नहीं जाएंगे डार्लिंग। इसका जवाब सुनकर वो चौंक कर दिखना। पर क्यों बॉस? मैं हूँ तुम या तुम आप? इसने दूसरे झुकाकर जवाब दिया। तो क्यों भूल जाती थी कि मैं किसी के सामने जवाबदार नहीं? पर टाइगर मैं जानना चाहती थी, आप तो हमेशा लड़कियों की इज्जत के बारे में सोचते हैं, उनको बचाते हैं, तो फिर इस बार जब इतनी लड़कियों का रेप होने जा रहा है तो आप क्यों इनकार कर रहे हैं? वो डरते डरते बुलाकर पूछ से बैठे। दोनों हाथ पुष्ट पर बांधे थे और पैंट शर्ट में मलबूस इसके सामने थे। तुम इतना इंसस्ट कर रही हो तो बता देता हूँ डार्लिंग। तुमने बताया वो लड़कियाँ मोहब्बत के झांसे में फंसाकर यहाँ अलीगल तरीके से लाई जा रही हैं। तुम भी एक लड़की हो। मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि क्या तुम्हारी अकल इतनी भी काम नहीं कर रही कि तुम एक गैर शख्स के लिए अपना मुल्क छोड़कर गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क में कदम रखोगी? ये जानने के बावजूद भी अगर तुम पकड़ी गए तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? मैं जानती हूँ टाइगर इन लड़कियों की बेवकूफ़ी, लेकिन के बारे में कोई भी नहीं सोचता। अगर तुम इनकी इतनी फिक्र हो रही है तो अकेले जाकर इनकी मदद कर सकते, लेकिन मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है। मैं बेवकूफ़ लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब होने से बचाऊँ जो खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी का सौदा कर चुकी हूँ। मैं अकेला हमेशा ठहर कर संजीदगी से बोलता था और इस लम्हे में इसने पूरे इत्मीनान से कहा था। डार्लिंग ने खामोशी से जाना ही मुनासिब समझा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।